आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पितरों की पूजा तर्पण वाले 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष हुए प्रारंभ। पितृपक्ष के दौरान नहीं होंगे देव पक्ष वाले शुभ कार्य। नगर पालिका कार्यालय में रचा इतिहास। पहली महिला अधिकारी ने संभाला सीएमओ का पदभार। कोरोना के 5 और पॉजिटिव सामने आए, 20 सैंपल नेगेटिव। मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट डालने वाले आरोपी पर प्रकरण दर्ज। सोशल मीडिया पर डाली थी पोस्ट। और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जा रहा है किताबी ज्ञान। इस आधुनिक ज्ञान अर्जन विद्या को समझने व समझाने में गुरु शिष्य दोनों परेशान। खबरें विस्तार से। हिंदू धर्म संस्कृति में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बनाए गए श्राद्ध पक्ष का समय एक बार फिर 2 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। यह श्राद्ध पक्ष 16 दिनों तक चलेंगे। इस दौरान प्रत्येक परिवार अपने दिवंगत पितरों की आत्म शांति के लिए विविध प्रकार की पूजा तर्पण कार्य करेंगे। वह किस प्रकार, देखिए हमारे विशेष प्रस्तुति 16 दिन के श्राद्ध। संसार सागर में जन्म लेने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मानव ऐसा जीव है जिसे लंबी आयु प्राप्त हुई है और इतनी समझ व इतना ज्ञान परमात्मा ने दिया है कि वह मृत्यु से पूर्व अपने जीवन काल में ईश्वर के बनाए हुए मूल्यों को पूर्ण कर अपने मानव मूल्यों की महत्वता को प्रतिपादित कर सकता है। इस मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण मूल्य है अपने परिवार के दिवंगत जनों की आत्म शांति के लिए उनका तर्पण कार्य करना। इस तर्पण कार्य के लिए धर्मशास्त्रों में 16 दिन का विशेष समय निर्धारित किया गया है। इस समय को नाम दिया गया है पितृपक्ष का, यानी पुरखों के पक्ष का, जो फिर एक बार आज भादो माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन क्वार माह की अमावस्या को संपन्न होगा। पितरों के तर्पण वाले इस समय को पितृपक्ष पखवाड़ा व 16 दिन श्राद्ध के भी कहा जाता है। इस पितृपक्ष पखवाड़े में क्या होता है क्या नहीं, इसे लेकर विद्वान ब्राह्मण पंडित महेंद्र उपाध्याय ने बताया कि हिंदी माह की जिस तिथि में मानव की मृत्यु होती है, उसी तिथि पर उसका श्राद्ध व तर्पण करने से उसे आत्म शांति प्राप्त होती है। इस पितृपक्ष पखवाड़े में दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष है ये। इसमें आज से पितरों के लिए उनके श्राद्ध कर्म, उनके लिए दान पुण्य पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में ये 16 श्राद्ध कहलाते हैं। इस 16 श्राद्ध में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, तर्पण कार्य किया जाता है। अपने पितरों के नाम से दान पुण्य और उनकी श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन और गरीबों को भोजन, और जो भी अपनी श्रद्धा से जो भी व्यक्ति दान पुण्य कर सकता है वो पितरों के निमित्त इन 16 श्राद्धों में दान करने की बड़ी महत्वता है। पंडित महेंद्र उपाध्याय के अनुसार यह पितृपक्ष पखवाड़ा विशेषकर उन दिवंगत जनों के लिए भी है जिनका पिंडदान उनके परिजन किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, और जब तक उनका पिंडदान नहीं हो जाता तब तक प्रतिवर्ष इस पितृपक्ष पखवाड़े में उनकी मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध होते रहना चाहिए। इस श्राद्ध कार्य में गौदान, अन्नदान के साथ ही ब्राह्मण भोज एवं गरीब व असहाय जनों को भोज कराए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा कौवे और कुत्ते को भी दिवंगत आत्मा के नाम से भोजन कराए जाने से उक्त दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्षों में सिर्फ पितरों के ही कार्य किए जाते हैं। बाकी शुभ कार्य जैसे मकान का प्रवेश करना, मकान बनाना, शादी विवाह करना, ये संबंधी शादी कार्य वैसे तो चतुर्मास से ही नहीं होते हैं, लेकिन इन पितरों में बिल्कुल भी कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं किया जाता है। सिर्फ पितरों का ही कार्य किया जाता है। जो पितर से संबंधित कार्य हैं उसके अलावा और कोई कार्य इसमें वर्जित है। अश्विन मास में ही सिर्फ पितरों की पूजा की जाती है, जो कृष्ण पक्ष कहलाता है 16 दिन का। ये इसमें 15 दिन होते हैं, लेकिन इसमें पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक के दिनों को माना जाता है, जिससे 16 दिन माने जाते हैं। ये पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक, इसको पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं, जो पितरों की पूर्ण मोक्षता होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पितृपक्ष के यह 16 दिन सिर्फ श्राद्ध कार्य के लिए ही बनाए गए हैं। बाकी पूरा समय देव पक्ष का होता है
अतः देव पक्ष के शुभ कार्य इस पितृपक्ष के समय नहीं होते हैं। पितृपक्ष की यह धार्मिक सामाजिक परंपरा युगों से चली आ रही है, जिसकी अनेक किंवदंतियां भी हैं, जिसे अगले संस्करण में हम प्रस्तुत करेंगे। अभी 16 दिन श्राद्ध में इतना ही। नगर पालिका परिषद के इतिहास में पहला ऐसा मौका आया जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर एक महिला अधिकारी विराजमान हुई। नैनपुर नगर पालिका के स्थानांतरित होकर आई श्रीमती पटले ने इटारसी पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। सन 1976 से इटारसी नगर पालिका परिषद का इतिहास देखें तो अभी तक 47 मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं प्रभारियों ने अपना अपना दायित्व संभाला, परंतु 48वीं सीएमओ का पद श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने संभाला, जो कि नगर पालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, क्योंकि इससे पूर्व कोई भी महिला अधिकारी इटारसी नगर पालिका की सीएमओ नहीं बन पाई। श्रीमती पटले 2013 बेंच की अधिकारी हैं। सीएमओ का पद संभालने के बाद श्रीमती पटले से जियो हेल्थवे न्यूज ने योजनाओं को लेकर चर्चा की तो श्रीमती पटले ने बताया कि शासन की योजना का लाभ जनता को समय पर मिल सके, नागरिकों को उनकी मूलभूत सेवा सतत जारी रहे। एक प्रश्न उत्तर में श्रीमती पटले ने कहा कि विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग लेकर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जो भी चुनौती आएगी तो उस चुनौती का पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस प्रकार की चुनौती है और उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर उस चुनौती को कैसे समाप्त किया जा सकता है। कार्य करने की पूरी योजना में अपने स्टाफ, मेरे कर्मचारी सभी के सहयोग के माध्यम से उसको समाप्त करने की यानी पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, सीएमओ एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है। इसमें सभी जनताओं की अपेक्षाएं जुड़ी होती है, जनप्रतिनिधि सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जनहित की जो भी योजनाएं चल रही हैं और शासन के जो भी विकासात्मक कार्य हैं उनको जनता तक पहुँचाना एक सीएमओ का सर्वोपरि दायित्व होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी भी योजनाएं हैं, विकास के कार्य हैं, उनको जनता के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने उक्त मोबाइल धारक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने उक्त पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास किया। सोशल मीडिया सूचनाओं का आदान प्रदान करने का अच्छा माध्यम जरूर है, लेकिन कई सामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। विगत दिनों सोशल मीडिया के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि खराब करने के उद्देश्य से इटारसी निवासी एक मोबाइल धारक द्वारा पोस्ट डाली गई थी। सीएम की छवि धूमिल करने वाली इस पोस्ट की जानकारी जब साइबर सेल को हुई तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद को पत्र लिखा। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। विवेचना अधिकारी संजय रघुवंशी के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप शहर के बाहर का है। उस ग्रुप में 9893604425 मोबाइल नंबर भी जुड़ा है, जिसकी लोकेशन आवाम नगर बताई गई है और आरोपी का नाम अजीम है। उसने सीएम के खिलाफ भड़काऊ मैसेज वायरल कर छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बुधवार को शहर में कोरोना के 5 मरीज मिले हैं, जिन्हें उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं 20 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना काल का दूसरा चरण जब से प्रारंभ हुआ है तब से अब तक ऐसे कुछ ही दिन शेष रहे होंगे जिस दिन कोई पॉजिटिव मरीज ना आया हो। पिछले 1.5 माह से लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। एक दिन पूर्व जहां 10 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं बुधवार को कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें मालवीयगंज से 2, पुरानी इटारसी से 1, पंजाबी मोहल्ले से 1 और वेंकटेश नगर से 1 पॉजिटिव मरीज सामने आया है, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल के नर्सिस ट्रेनिंग सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। मालवीयगंज निवासी एक पॉजिटिव मरीज होटल व्यवसायी है, इसलिए उसके संपर्क में आने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा 20 रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। उक्त रिपोर्ट निगेटिव आने से कुछ हद तक राहत मिली है। बुधवार को आई पॉजिटिव रिपोर्ट से कंटेनमेंट की संख्या भी बढ़ गई है। इधर शहर के बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से बैंक को बंद कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ कंटेनमेंट बढ़ रहे हैं, वहीं मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कंटेनमेंट जोन भी समाप्त हो रहे हैं। बुधवार को 8 कंटेनमेंट जोन समाप्त हुए हैं। इनमें शनि मंदिर के पास शुक्ला आटा चक्की, नरेंद्र नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
ज्ञान ज्योति कोचिंग के पीछे पुरानी इटारसी, बूढ़ी माता मंदिर रोड, मालवीगंज, वार्ड नंबर 14, पटेल मोहल्ला, सोना सावरी, बिंद्रा वालों की गली और बैंक कॉलोनी शामिल है। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बुधवार को 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। न्यूयॉर्क निवासी एक संदिग्ध भी भर्ती हुआ है। इसके अलावा आज 24 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अभी प्रतिबंधित है, लेकिन उन्हें ज्ञान अर्जन कराए जाने के लिए ऑनलाइन पद्धति से घर बैठे ही आधुनिक स्वरूप में शिक्षा प्रदान की जा रही है। वे कितनी कारगर साबित होगी या नहीं, इसे समझने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत यह ऑनलाइन शिक्षा 2 प्रकार से चल रही है। शासकीय स्कूलों में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजे जाने वाले पोर्टल के मुताबिक एवं निजी स्कूलों के द्वारा कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाया जा रहा है। पहले हम प्राइवेट स्कूलों की आधुनिक शिक्षा पद्धति को समझते हैं तो देखिए यह क्लासरूम है जिसमें स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन टीचर ब्लैक बोर्ड पर अध्ययन करा रही है किसी उनके सामने लगे एक मोबाइल को। चूंकि यह मोबाइल ही क्लासरूम की इस पढ़ाई को विद्यार्थियों तक पहुंचा रहा है, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों तक जिनके पास इस प्रकार के स्मार्टफोन हैं, जिनके पास नहीं है वह इस आधुनिक शिक्षा से वंचित हैं। इस आधुनिक शिक्षा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसे लेकर गुरु नानक स्कूल सह प्राचार्य उमा शंकर तिवारी ने बताया कि हमने सभी छात्र छात्राओं को लेकर अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग ग्रुप बनाए हैं और स्कूल टाइम पर ही यह ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। इसमें टीचर पढ़ाने के साथ ही स्टूडेंट से सवाल जवाब भी करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सभी छात्र छात्राओं को पहले जूम ऐप डाउनलोड करवाया गया। जूम ऐप डाउनलोड करने के बाद में तो वह सभी छात्र छात्राएँ लिंक के द्वारा ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन होने के बाद में उनको बोर्ड पे जैसे क्लासेस लगती थी वैसे ही कंपलसरी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट कर दी गई। उसमें बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ऑनलाइन में स्क्रीन पर सभी चीज़ें दिखती हैं। अगर बच्चे को कहीं कोई समस्या आती है तो उसकी समस्या को भी सॉल्व किया जाता है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है या कोई ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है तो वो बेहिचक पूछ सकता है। होमवर्क भी जो होता है वो PDF के द्वारा या वो मोबाइल में सेंड कर सकता है। मोबाइल नहीं है, उनसे बोला गया है कि उनके बच्चे अपने आसपास से या किसी प्रकार से नोट्स प्राप्त कर लें और उस नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये अनुभव तो ठीक रहा है। बाकी आप ये बताइए कि बीमारी से बचने के लिए ये ज़रूरी है। अगर बीमारी किसी को हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए उसके हिसाब से ये ज़रूरी है। स्कूल प्राचार्य फरीदा खान बताती हैं कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य खराब न हो, इसके लिए उन्हें उनके घरों में ही मोबाइल के माध्यम से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स और स्कूल पूरी तरह डिवोटी हैं, बट पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। शिक्षा की टेक्नोलॉजी के बारे में कहें तो टेक्नोलॉजी तो बहुत कारगर है, पर जब आगे से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने से टेक्नोलॉजी, अब लोग इसको इस वे में ले रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, तो ये इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है और हमारे जैसे कम विकसित देशों में या छोटी छोटी सिटीज़ में कारगर नहीं है। जबकि जो हायर स्टडीज़ होती हैं वो सारी मोस्टली इसी तरह से पढ़ाई जाती हैं। और नया अनुभव ये मिल रहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में लोगों की मदद करने वाला जब आगे आता है तो उस मदद को ले करके उस चीज़ को सरवाइव करके उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने वाला बंदा भी अगर साथ दे तो वो तरीका, सिस्टम और टेक्नोलॉजी सब कारगर होती है। उतनी फिज़िकली क्लास में बच्चे अटेंड होते थे उतनी ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट नहीं हो रही है। मेरा सबसे पहला संदेश तो पेरेंट्स के लिए है, उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए ये है कि हर पेरेंट्स को ये पता है कि अब जो प्रॉब्लम अभी आई है उसके साथ ही कुछ महीनों तक हमें सर्वाइव करना है, तो वो इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करें और अपने बच्चों को ये चीज़ पेरेंट्स समझाएं कि आपको ऐसे ही पढ़ना है। ये 4 घंटे आप अपनी शिक्षा के लिए समर्पित हैं, आपको वो पढ़ना है, तो फिर बच्चे उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करें।
स्कूल संचालक पाली जसपाल सिंह भाटिया का मानना है कि अब अनलॉक के दौर में जब बहुत सारे कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत हो रहे हैं, तब बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई भी हो सकती है। हम सब स्कूलों की बात तो नहीं करते, लेकिन गुरु नानक पब्लिक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़ी क्लासों को यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लगा सकते हैं, जो दूरी मेंटेन की जा सकती है। हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं और इसको किया जाना चाहिए जागरूकता के साथ। इसमें लापरवाही का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। फिर भी भय लगता है कि हम स्कूल टाइम में तो उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ लागू कर देंगे, स्कूल के बाहर वो बच्चे लोग जो हैं क्या उसका पालन कर पाएंगे, या उनके जो गार्जियंस हैं वो उनको पालन करवा पाएंगे, एक ये चिंता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे पास व्यवस्था है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम कम से कम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तो लगा ही। प्राइवेट स्कूलों की इस ऑनलाइन शिक्षा के बाद अब जानते हैं शासकीय स्कूलों की ऑनलाइन शिक्षा को। यहाँ शिक्षक अपनी कक्षा या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते और ना ही मोबाइल के माध्यम से यहाँ पढ़ाई होती है। सीधे राज्य शिक्षा केंद्र से लेकर वरिष्ठ अध्यापक भुवनेश्वर दुबे ने बताया कि कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों को मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है और जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है उनके लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन चैनल पर टेलीविजन के माध्यम से शैक्षणिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। कोरोना काल में चूँकि स्कूल जो है वो हमारे मार्च से ही बंद हैं और हमारे अनियमित जो है वो ऑनलाइन शिक्षा डिजी लैब के माध्यम से बच्चों को दी जा रही, जिसमें पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी क्लास के ग्रुप बने हुए हैं पहली से लेकर 12वीं तक के। इसमें अधिकांश बच्चों के पास मोबाइल है और मान लो जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनके पालकों को हमने जोड़ा है। ये मान के चलिए कि हमारे स्कूल में 70 से 75% बच्चे जो है वो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन राज्य शिक्षा केंद्र से यहाँ पर उनका कोर्स आता है। सोमवार से शुक्रवार तक इनका कोर्स आता है। शनिवार को इनकी अन्य गतिविधियाँ उमंगवार कार्यक्रम वगैरह किए जाते हैं। उनका कोर्स की जांच की जाती है। टीचर हमारे यहाँ प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि मिनिमम कम से कम 5 से 7 बच्चों से प्रतिदिन बात करते हैं। जो कोर्स दिया गया है उनका वो विधिवत पालन कर रहे हैं नहीं रहे, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसको हम प्रतिदिन हमारे प्राचार्य महोदय जो है वो इसको ऑनलाइन करते हैं। उसका विधिवत फॉर्मेट दिया हुआ है और बच्चे निश्चित रूप से उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाकी वीडियो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हमारे यहाँ जैसे प्राइवेट स्कूल में किया जा रहा है वैसा नहीं किया जा रहा। वीडियो ऑलरेडी हमारे यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र से भेजे जा रहे हैं, उनको देखकर ही बच्चे अध्यापन कार्य कर रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं संकुल केंद्र मेहरा गांव के प्राचार्य हरीश चोलकर ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मोबाइल के माध्यम से विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसका निरीक्षण करने हमारे शिक्षक घर घर जाते हैं और इसमें विद्यार्थियों को जो भी समस्या आती है उसका समाधान करते हैं। राज्य द्वारा जो शैक्षणिक व्यवस्था की गई है उसको 2 या 3 भागों में बांटा है। पहला भाग उन्होंने मोबाइल द्वारा डिजी लैब बनाया है। डिजी लैब से बच्चों को मोबाइल ऐप तैयार किया गया, हर कक्षावार तैयार किया गया हैगा। और दूसरा, जिनके पास मोबाइल की उपलब्धता नहीं है उनके लिए दूरदर्शन की पर पाठ्य योजना दी जाती हैं। इसके पश्चात भी यदि क्या बोलते कोई बच्चा नहीं जोड़ पाता है तो शासन द्वारा जुलाई माह से शैक्षणिक गतिविधि के लिए सभी को फ्री पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं और शिक्षकों द्वारा सब बच्चों को पुस्तक वितरण कर दिया गया है और उसके लिए शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ाई की जाए। हाँ, कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए जो शासन की नीति है उनने डिजी लैब द्वारा विषय शिक्षक द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था की गई है और प्रतिदिन उनके लिए मटेरियल आता है, शैक्षणिक मटेरियल आता है जिसको हमारे विषय शिक्षक द्वारा उसको टीच किया जाता है। और कई जगह तो ऑनलाइन क्लासें भी चलने लगी हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, जहाँ पे प्रोजेक्टर की उपलब्धता है तो बच्चे द्वारा ऑनलाइन शैक्षणिक व्यवस्था भी चल रही है। प्रत्येक शनिवार को टेस्ट लिया जाता है। तिमाही परीक्षा का आयोजन सितंबर माह में किया जाना है और 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
घर घर जाकर ऑनलाइन शिक्षा की मॉनिटरिंग करने वाले शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ शिक्षक बीपी चौरे ने बताया कि वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में शिक्षा की अलग जगह रखने के लिए बच्चों को इस आधुनिक शिक्षा से जोड़ा गया है। हालांकि सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसके चलते उनके अभिभावकों के मोबाइल से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। बच्चे पढ़ भी रहे हैं और कॉपियों में होमवर्क भी कर रहे हैं, जिसकी जांच भी ऑनलाइन ही हो रही है। स्वच्छता को बनाए रखते हुए बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और यदि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो वे एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार निर्धारित समय पर वे अपने शैक्षणिक गतिविधियों को देखें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें और उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें। ऐसे हम उनको सुझाव भी देते हैं, समझाइश भी देते हैं। जाते हैं तो सबसे पहले हम अभिभावकों की कुशलक्षेम पूछते हैं, बच्चों की कुशलक्षेम पूछते हैं और उसके बाद उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करते हैं, उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करते हैं। पालकों से पूछते हैं, भाई आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा पढ़ रहा है, इस माध्यम से कैसा लग रहा है आपको, इसमें बच्चे की रुचि आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। किसी भी बालक की उन्नति के लिए बालक, पालक और शिक्षक तीनों के समन्वित प्रयास जरूरी है और हम उन समन्वित प्रयासों के लिए संस्था प्राचार्य जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार शासकीय और अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो कितनी कारगर साबित होगी या होगी भी नहीं, इसका मूल्यांकन तो वार्षिक परीक्षा के दौरान ही होगा। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जारी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। न्यूयॉर्क स्थित इंदिरा नगर स्थित एक घर में लगे ब्रह्म कमल के पौधे में 9 फूल खिलने से उसे देखने के लिए स्थानीय लोगों की खासी भीड़ देखी गई। बताया जा रहा है कि उक्त पौधे पर साल में एक ही बार फूल आते हैं। इस पेड़ में देवी देवताओं का वास रहता है, जिसे काफी शुभ माना जाता है। वैसे तो फूल कई प्रकार के होते हैं जो नियमित रूप से खिलते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ फूल भी होते हैं, वह कभी कभी खिलते हैं।
जिनके फूलों को देखने के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। इन्हीं में से एक है ब्रह्म कमल का फूल। इसके पौधे में साल में एक ही बार फूल लगते हैं, वह भी कुछ समय के लिए। न्यूयॉर्क स्थित इंदिरा नगर निवासी महेश वर्मा के घर में बीती रात जब फूल खिला तो परिवार के लोग खुशी से झूम उठे। ब्रह्म कमल नामक उस पौधे में 9 फूल एक साथ आना काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हिमालय में उगने वाले इस पौधे में देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए इसे देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। फूल को देखने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, यह कहना है वर्मा परिवार के सदस्यों का। इसलिए इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ देखी गई। इस संबंध में जब महेश वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त पौधा वह इंदौर से लाए थे, जिसमें पहली बार 9 फूल एक साथ खिले हैं। फूलों के सौंदर्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। खास बात यह है कि ब्रह्म कमल का फूल साल में एक बार और महज रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही रहता है। इसके बाद वह मुरझा जाता है। इस दुर्लभ फूल के दर्शन किस्मत वालों को ही होते हैं। ये ब्रह्म कमल का पेड़ है। इसमें क्या है कि ये देखिए, ये पत्ती में से ही इसके फूल निकलते हैं। देखा होगा, ये देखिए, इसमें भी मतलब ऐसा कोई मतलब बीच में से कोई तना नहीं है। इसमें भी जितने भी सिर्फ हमने ये सपोर्ट के लिए देखे रखे हैं बाहर जी, इससे मतलब पत्तियों में से ही प्रोपोगेट होता है। इसकी खासियत ये है कि सिर्फ एक रात के लिए रहता है। जैसे रात में 7-8 बजे से मतलब इसकी कलम। कृषि उपज मंडी इटारसी में 3 दिनों तक क्रय विक्रय कार्य नहीं होगा, चूंकि द ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा 3 सितंबर से 5 सितंबर तक मंडी को सांकेतिक रूप से बंद रखने का आह्वान किया गया है। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिला होशंगाबाद द्वारा आज सांसद होशंगाबाद नरसिंहपुर संख्या क्षेत्र के सांसद उदय प्रताप सिंह जी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर किसानों की मांगों का निराकरण कराने की मांग की है। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिला होशंगाबाद द्वारा सांसद होशंगाबाद नरसिंहपुर संख्या क्षेत्र के सांसद उदय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं वे किसान विरोधी हैं और उसके विरोध में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई यह अध्यादेश किसान विरोधी हैं और इसमें सुधार किया जाए, इन्हें वापस लिया जाए। यह संगठन की प्रमुख मांग है। यदि यह अध्यादेश में सुधार नहीं किया गया तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के निर्देश पर न्यूयॉर्क स्थित विद्युत लोको शेड में अब कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही उनके पल्स की भी जांच की जाएगी, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। भोपाल मंडल रेल प्रशासन कोरोना वायरस संक्रमण से अपने रेल कर्मियों को बचाने के प्रति सतर्क है। इस दिशा में मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर के निर्देशन व मार्गदर्शन में समय समय पर सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विद्युत लोको शेड इटारसी में कर्मचारियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रशासन द्वारा शेड के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी के पास पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र उपलब्ध कराया गया। पीआरओ आईएस सिद्दीकी के अनुसार इस यंत्र के माध्यम से शेड में प्रवेश से पूर्व कर्मचारियों का ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकेगी। जांच के दौरान यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है और थर्मल स्क्रीनिंग जांच में फीवर पाया जाता है तो कर्मचारियों को उपचार की सलाह दी जाएगी। रेलवे द्वारा इस सुविधा संक्रमण से बचाव करने में एक कारगर उपाय सिद्ध होगी। पीआरओ श्री सिद्दीकी ने बताया कि सुरक्षात्मक यंत्र मंडल में अन्य कार्यालयों में भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। बारिश के सीजन में सांप लोगों के घरों में घुसकर उनके लिए आफत बन जाते हैं। ऐसे ही रेलवे आवास में घुसे जहरीले सांप को सर्पमित्र ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सर्पमित्र रोहित यादव को सूचना मिलने के बाद पहुंचे महानगरी बकरी मोहल्ले से नितिन राजपूत के घर से एक कोबरा प्रजाति का सांप पकड़ा। रोहित यादव द्वारा बताया गया कि यह सांप रात 12:30 बजे उनके घर में सोते वक्त नितिन भाई के पिताजी के ऊपर चढ़ गया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ शरीर पर चढ़ रहा है तो उन्होंने लाइट चालू करके देखा तो कोबरा प्रजाति का सांप था। भगवान की कृपा रही जो दुर्घटना घटने से बची, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। सर्पमित्र रोहित यादव ने 2 जगह से मॉनिटर लिजर्ड गोटा पकड़ा है। भट्टी गांव के पप्पू चौधरी के घर, दूसरा न्यूयॉर्क रामनगर राजेश कुमार सच्चानंद के घर से। दोनों मॉनिटर लिजर्ड को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। धारदार हथियार के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा बैल बाजार क्षेत्र में छुरा लेकर लोगों के बीच दहशत फैलाई जा रही थी।
शहर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी छुरा लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही हरिपुरा निवासी 22 वर्षीय रेहान अली पिता साबिर अली को पुलिस ने छुरे के साथ गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि वह छुरा लेकर बैल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास लोगों के बीच दहशत फैला रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर छुरा बरामद कर दिया है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। पितरों की पूजा तर्पण वाले 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष हुए प्रारंभ। पितृपक्ष के दौरान नहीं होंगे देव पक्ष वाले शुभ कार्य। नगर पालिका कार्यालय में रचा इतिहास, पहली महिला अधिकारी ने संभाला सीएमओ का पदभार। कोरोना के 5 और पॉजिटिव सामने आए, 20 सैंपल नेगेटिव। मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट डालने वाले आरोपी पर प्रकरण दर्ज, सोशल मीडिया पर डाली थी पोस्ट। और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जा रहा है किताबी ज्ञान। इस आधुनिक ज्ञान अर्जन विद्या को समझने व समझाने में गुरु शिष्य दोनों परेशान। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।